सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को, और रेणु जी आपको भी आकांक्षा का नमस्कार। नमस्कार रेणु चतुर्वेदी का भी, और आकांक्षा नमस्कार। नमस्कार। अविरल स्नेह, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? यानी विजुअल रेडियो पर आज हमारा पहला कार्यक्रम है सखी सहेली का। भाई बिल्कुल। और इसके अलावा ना रेणु जी, मुस्कुराने की ढेर सारी वजहें हैं। फिर भी हम चोरी कर जाते हैं ना। और क्या क्या वजह है? वजह बताने से पहले हम बता दें कि आज हम अपने श्रोताओं के लिए, सखियों के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। हाँ बिल्कुल। आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण दिवस है और साथ ही साथ है विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे। और आज हमारा खास दिन है, तो हम सत्रिया नृत्य के बारे में बताएंगे, असम का खास नृत्य। और हम सखी विशेष में बात करेंगे लेखिका और कवयित्री सरस्वती प्रसाद की। जी हाँ। और मुस्कुराने की वजह की बात बता दें दोस्तों कि आप सब जानते हैं कि हमारा स्थापना दिवस यानी आपकी अपनी प्यारी विविध भारती का स्थापना दिवस हमने मनाया बड़ी धूमधाम से। आप सब ने भी उसको हाथों हाथ लिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख कर भी भेजी हैं। आज के बहुत बार मैंने लिखा है, कल के कार्यक्रमों के लिए बधाई दी है आकांक्षा। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और है कि उसके पहले हमने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी शास्त्री जी इनका जन्मदिन मनाया। जो पर्यावरण के लिए पूरी स्वच्छता अभियान जो था वो बड़े बृहद स्तर पर उसका आयोजन हुआ, सब लोग जागरूक हुए उसके लिए। और उससे पहले हम मुस्कुराते रहे क्योंकि 1 अक्टूबर को ही स्माइल डे, हाँ, वर्ल्ड स्माइल डे था। तो खास बात इसलिए है कि हर साल मनाया जाता है। हाँ। लेकिन इस बार खास इसलिए भी था रेणु जी, क्योंकि ये जो वर्ल्ड स्माइल डे होता है ये हर अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। तो हमारे पास मुस्कुराने की वजह ये भी थी कि 1 तारीख थी, यानी कि अक्टूबर का पहला दिन था। भाई 1 तारीख थी तो पहला ही दिन था। और उसी दिन था वर्ल्ड स्माइल डे। साथ ही साथ लगे हाथ हमारी प्यारे विविध भारती का जन्मदिन भी था जी, 1 दिन बाद। और उसके साथ साथ ये जो 2021 का ये जो जन्मदिन है, स्थापना दिवस, और ख़ास इसलिए हो गया क्योंकि 2021 में हमने शुरुआत कर दी विजुअल रेडियो, जी हाँ, दृश्य रेडियो की। और अब आप आज पहला अपना सखी सहेली कार्यक्रम देख रहे हैं तो और सुन भी रहे हैं। तो न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप इसको देखिए, सुनिए और उसका मजा लीजिए। और जो बड़ा प्यारा सा कोट लिखकर भेजा है हमारे साथियों ने, लिखा है कि विविध भारती से रिश्ता मेरा, कभी दिखता उसमें पिता मेरा। विविध भारती से अजीब है नाता, कभी दिखती है उसमें मेरी माता। जो ममता भरे हाथ से सहलाती मेरा माथा, ये है मेरा कहना। विविध भारती में दिखती बड़ी बहना, जो हर अंदाज में करती अटखेलियाँ। विविध भारती में दिखता है एक भाई, विविध भारती में दिखता है एक भाई, जो करता है हरदम मेरी भलाई। क्या बात। आंखों के सामने उभरता एक चित्र, सब रिश्तों से बढ़कर है वो मेरा मित्र। कुल मिलाकर जीवन जीने का सुरीला आधार है मेरा, विविध भारती से अजीब रिश्ता है मेरा। वाह, कितने मतलब इनकी पंक्तियों में जो प्रेम है ना रेणु जी, वो झलक रहा है। जी हाँ भाई, बहुत सुंदर आपने इनको शब्दों में पिरोया और हम तक भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। और पशु कल्याण दिवस जो हम मना रहे हैं आज, इसके बारे में हमारे साथियों ने बड़ा अच्छा लिखकर भेजा है। सभी बहुत जागरूक हैं, बहुत संवेदनशील हैं पशुओं के लिए, और हमें होना भी चाहिए, है ना। जो जैसे ये जो धरती है रेणु जी, मतलब ये जो पर्यावरण है, जो संपदा है पर्यावरण की, ये सिर्फ हमारे लिए, हमारे मतलब सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं है, इसमें रहने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए है। बिल्कुल। तो जितनी ये हमारी है संपदा, उतनी उनकी भी है। और ये जो बेजुबान जानवर होते हैं, एक तरह से जो मनुष्य होता है उसे संपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि वो अपने दर्द बोल देता है और दूसरों की भावनाओं को समझ लेता है। लेकिन जो जानवर होते हैं वो अपना दर्द कह नहीं पाते। तो दर्द समझते तो होंगे जरूर, लेकिन बस कह नहीं पाते कि हम आपके दर्द को कितना समझ रहे हैं। बस इसलिए हमने सोचा कि इन्हें तो कोई तकलीफ ही नहीं है,
ना, है ना? ऐसा नहीं अक्सर तो हम यही सोचते हैं ना। हाँ, लेकिन वो भी संवेदनाएं तो उनमें भी होती बिल्कुल, दर्द उन्हें भी होता है। और बस इतना है कि हम विवेकशील हैं, हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमें भविष्य में क्या करना है। इसी चक्कर में तो इतने पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। है कि नहीं? तो ये सारी सोचने समझने की क्षमता जो है हम मनुष्यों के पास है, और इसीलिए शायद हमने ये मान लिया, ये सोचते हमने ये मान लिया कि ये पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि हमारी है। हाँ, हम श्रेष्ठ हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जितनी ये पृथ्वी हमारी है उतनी इन जानवरों की भी है। बिल्कुल। तो केवल जानवरों की क्यों, उतनी ही जल की है, उतनी ही पक्षियों की है, उतनी ही पौधों की है, वृक्षों की है, वनों की है, झरनों पहाड़ों की है। तो सबकी और ज़रूरत भी है, हम जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं ना। बिल्कुल। तो इनका कल्याण करना, यानी कि पशुओं के बारे में सोचना, उनके अच्छे के लिए सोचना भी हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल फर्ज बनता है। इसीलिए 4 अक्टूबर को, यानी आज के दिन, दुनिया भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण दिवस। और इस दिन पशुओं के अधिकारों और उनके कल्याण आदि से संबंधित विभिन्न कारणों की समीक्षा की जाती है कि किन किन तरह से उनके कल्याण के बारे में किया जा सकता है, क्या योजनाएं चलाई जाएं और किस तरह से उन्हें तकलीफ दी जा रही है, उनको रोका जाए। बिल्कुल। अब 4 अक्टूबर को असीसी के सेंट फ्रांसिस इस दिन को उनके सम्मान के रूप में भी चुना गया है जी। क्योंकि वो जानवरों के प्रति उनका जो प्रेम था वो अगाध था, और एक तरह से वो संरक्षक भी थे और मतलब संरक्षण करने वाले संत जैसे थे। क्योंकि सच बात है, इन बेजुबान के बारे में जो भी करता है वो साधु ही हो सकता है ना? क्योंकि ये कुछ मांगते नहीं है, और बिना मांगे किसी को कुछ देना ये सिर्फ कोई परोपकारी व्यक्ति ही कर सकता है, कोई संत ही कर सकता है। और हमें लगता है आकांक्षा ये बहुत बड़ा धर्म भी है ना? तो विश्व पशु कल्याण दिवस मनाने की शुरुआत 1931 में हुई, और इसका मूल उद्देश्य, जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं, कि पशु कल्याण जो मानक हैं उनमें कुछ सुधार हो, और व्यक्तियों, समूह और संगठनों का समर्थन प्राप्त हो, या लोग एक समूह बनाएं इसके लिए कि हम कैसे एकत्र होकर कुछ काम करें। क्योंकि एक अकेला कोई व्यक्ति काम करता है तो बहुत बड़ा अभियान नहीं बन पाता, और ज़्यादा लोग मिलेंगे तो ज़्यादा काम होगा, क्योंकि हर चीज़ में पैसे की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। हालांकि कई जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो आगे आकर इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन ज़रूरत है आम जन को भी उनसे जुड़ने की। बिल्कुल। ताकि वो भले तरीके से उनका जो ये काम है उसे आगे बढ़ा सकें। और दूसरा ये कि जब सबका सहयोग मिलता है तो जाहिर है कि हर काम को गति मिलती है, और एक समग्र रूप से मिलकर जब हम काम करते हैं तो उसमें एक अलग तरीके की ताकत होती है। और हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि सखी सहेली दृश्य श्रव्य हो रही है, तो आपको एवं टीम विविध भारती को बधाई। नया आयाम, अंदाज जुड़ेगा तो रोचकता, रोमांच भी होगा, और वैसे भी वाकई आप सबके जो प्रस्तुति है बहुत बेहतरीन होती है। विश्व पशु कल्याण दिवस और विश्व पर्यावास दिवस पर विशेष बधाई देते हैं। और दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विलुप्त हो रहे प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना है ना? और जानवरों को भी, जैसा तुम बार बार कह रहे हैं हम लोग, की बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति को सुधारने में जानवरों का बहुत बड़ा योगदान है, और संतुलन बना रहता है। बहुत सारे जानवर हमें पोषकता प्रदान करने में भी हमारी सहायता करते हैं, हमें इनके योगदान को नहीं भूलना चाहिए, और इनके रहने के लिए पर्यावास की बात कर रहे हैं कि अच्छा प्रबंध करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला कर आज बड़ा खास दिन है। और मुस्कुराने की जो वजह है ना, वो देखो, मुस्कुराने की अब तुम्हारी तो मुस्कुराहट ही नहीं रुक रही है। हाँ, जब मुस्कुराने की बात हो रही है तो मुस्कुराना जरूरी है। अब मुस्कुराने की बात को रोते हुए या मुंह बनाते हुए तो नहीं कहा जा सकता ना। और वैसे भी रेणु जी वो कहते हैं ना, स्माइल इज कंटेजियस, यानी जो ये मुस्कुराहट है ये संक्रामक होती है। तो बिल्कुल आप भी मुस्कुराइए और इस संक्रमण को खूब फैलाइए। और वैसे भी कुछ चीज़ें, ये जो दिवस है खास तौर से वो स्माइली बनाया गया था इस दिन, और 1999 से इसकी शुरुआत हुई। तो वो इसीलिए कि लोग इस दिन 1 अक्टूबर के दिन जैसे था इस बार पड़ा, तो लोग ऐसे ऐसे जोक्स भेजते हैं लोगों को एक दूसरे से, मजाकिया, कि लोग हंसें, मुस्कुराएं। और वैसे भी वो स्माइली याद आती है तो बस खुद ही हमारा चेहरा मुस्कुराने सा लगता है। तो आप अंदर से मुस्कुराएं, हम यही चाहते हैं, और हम गीत सुनाएं आपको, ये भी हम चाहते हैं।
प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। हमको मिलजुल के रहना है यारो। सोचो कल क्या थे, देखो अब क्या हो तुमको, न डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। करतार तो जान तुम हो, नाम कुछ हो मगर ये न भूलो, सबसे पहले तो इंसान तुम हो। राम ये है तो रहमान तुम हो, ये है करतार तो जान तुम हो, नाम कुछ हो मगर ये न भूलो, सबसे पहले तो इंसान तुम हो। नन्हे शहजादों करके नेताओं तुमसे हमने क्या क्या उम्मीदें हैं लगाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। जनता है वो ताज देखो, हर जगह प्यार की है कहानी, प्यार सदियों से अब तक अमर है, और हर चीज है आनी जानी। ये अजंता है वो ताज देखो, हर जगह प्यार की है कहानी, प्यार सदियों से अब तक अमर है, और हर चीज है आनी जानी। जब तक ये दुनिया है तब तक ये जिंदा है, सबने सर झुकाया जब इनकी याद आई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई।
प्यार बांटते चलो। तो आप अपने आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि ये भी बहुत जबरदस्त चीज है जो आपके सिर्फ आप जब हाथों से या प्यार करते हैं किसी को या दिल से सोचते हैं कि हम फलां को प्यार करें और सिर्फ प्यार के लिए आप सोचते हैं, उसी समय आपका मन आह्लादित होता है और कहीं ना कहीं ये पूरे शरीर में एक वैसे कण कण को खुश कर देता है, खुश कर देता है। और ये जो प्यार है ना रेनू जी, ये सबसे पहले आंखों से छलकता है। बिल्कुल सही तुमने कहा। और ये भी पता चल जाता है कि सामने वाला क्या चाह रहा है और कितना आपसे प्यार कर रहा है। अच्छा, एक बात और, आंखों से छलकने की जब बात होती है तो बच्चों को हम देखकर इसीलिए खुश होते हैं क्योंकि वो प्यार बांट रहे होते हैं और इसीलिए हमें भी उनको देखकर प्यार आता है, और कोई वजह नहीं है। बिल्कुल, एक अनजाने ही में सही बच्चों को जब हम देखते हैं ना तो एक मुस्कुराहट जरूर आ जाती है, वजह कोई कुछ नहीं होती। नहीं है ना वजह, क्योंकि वो प्यार से भरे हुए हैं और वही वो मतलब कहना चाहिए प्रसारित कर रहे हैं, फैला रहे हैं, हमारे तक वो पहुंचते हैं, वो लहरें कह सकते हैं, वेव जिनको कहते हैं, तरंगे पहुंचती हैं और वही तरंगे हम उनका स्वागत करते हैं और फिर हमारे अंदर वो तरंगे प्रभावित करती हैं हमको। जी हाँ, तो इस तरह से हम प्रभावित होते हैं। लेकिन एक बात और है, छोटे बच्चे ना, हमें तो याद है हम लोग बचपन में ऐसे बहुत करते थे और अभी भी करते हैं। पहले खुद कर हमारे ऊपर होता था, अब हम लोग करते हैं कि अगर बच्चे थोड़ा सा मुंह फुलाकर बैठ जाएं तो फिर उनको मुस्कुराने के लिए ऐसे कहा जाता है, देखो देखो अब इनके आंखों में हंसी आई, अब नाक तक आई, नाक पर रुक गई है, अब धीरे धीरे होंठ तक आएगी और ये मुस्कुरा देगा, और बच्चा मुस्कुरा देता था। लेकिन ये हंसी जो है, मुस्कुराहट नाक तक क्यों रुक जाती है? हाँ, ये जो नाक है ना रेनू जी, ये बीच में रुकावट बनकर आ जाती है। सबसे ज्यादा ऊंची होती है क्या? अब ऐसा कहा जा सकता है। अब वैसे अगर नाक की बात चली है तो याद आ रहा है कोई मुहावरा? नहीं, कोई मुहावरा नहीं याद आ रहा है। ऐसा है कि साथियों, नाक से जुड़ा हुआ मुहावरा आप भेजिए, तब शायद हम कुछ बात आगे बढ़ा सके, क्योंकि यहाँ तो फिर मामला फंस गया, नाक पर रुक गया। तो नाक से जुड़ा हुआ जो भी मुहावरा आपको याद आता है, जो बातें याद आती हैं, तब हम देखते हैं कि नाक क्यों इतनी ऊंची होती है और हम क्यों किसी की और में नाक घुसाते हैं। फिलहाल बच्चों की बात चली है तो आकांक्षा, एक बात और है, कभी वो धूप में छोटे छोटे उड़ते हुए कण देखे हैं? कभी उनसे खेला है? मन करता था ऐसे मुट्ठी में। हाँ, देखे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश भी की है। और जब वो खासकर जब सूरज की किरणें आती थी ना, सवेरे वाली या शाम वाली, धुंधलकी वाली, तो ऐसा लगता था कि ये जो कण छोटे छोटे उड़ रहे हैं, इनको पकड़ हम क्यों नहीं लेते? हाँ। या तो फिर उनको हिला देते थे कि वो तितर बितर हो जाए। लेकिन वो होते नहीं थे, क्योंकि वो किरणों के संग जैसे कि पिरो दिए गए हों, और जितनी देर धूप होती है, जितनी दूर तक, उतनी ही दूर वो दिखाई देते थे। तो ये जो बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हम जो आज सखी विशेष की बात कर रहे हैं, इन्होंने इनसे बचपन में बहुत खेला है और इतना ज़्यादा खेला है कि आज चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। सरस्वती प्रसाद, इनका जन्म हुआ 28 अगस्त 1932 को आरा शहर में। तो सरस्वती जी इकलौती संतान अपनी माता पिता की, और तो जाहिर है अपने माता पिता की आंखों की तारा थी और प्यार से उन्हें तरु कहा जाता था। और रेनू जी, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मन के करीब जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा उनकी माँ ही होती है। बिल्कुल। तो इनके मन के करीब और सबसे अच्छी दोस्त इनकी माँ ही थी। खेल खिलौने और साथी तो थे ही, लेकिन इनका जो सबसे पसंदीदा खेल था वो जो हमने अभी बात की वही था। बिल्कुल। लेकिन खास बात ये थी कि इनके घर में एक गोलाकार रोशनदान था। अब तो वो और प्यारा लगता रहा होगा, जैसे कि आप रंगमंच पर देखिए तो बीम लाइट पड़ती है, वैसा रहा होगा। गोलाकार रोशनी से आती सूरज की किरणों से आप खेला करती थी और किरणों की धार में अपना हाथ डालकर तैरते कणों को मुट्ठी में भरना इनका सबसे प्रिय खेल था। और कभी कहीं ना कहीं हर बच्चे का ये प्रिय खेल रहा होगा। बिल्कुल। और इनकी आंखें जो है मतलब इतना प्रकृति से जुड़ी हुई थी। बहुत सवेरे पड़ोस में रहने वाली नानी पराती भजन से खुलती थी और नानी का क्रमवार भजन इनके अंदर अनोखे सुख का संचार करता था। मुंह अंधेरे गलियों में फेरा लगाने वाले फकीर की सुमधुर एक तारे के साथ जब गूंजती तो इनका बाल मन भी उस जादुई आवाज के साथ दूर तक निकल जाता। और जो इनका बाल मन है वो कई तरह के कल करता कि कभी इनको लगता कि ये जो सूरज का रथ है ये इनकी छत पर ही उतरता है और चांद जो है अपनी चांदनी की बारिश इनके आंगन में करता है। और जब रेणु जी इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो बहुत जल्द पुस्तकों से इनकी दोस्ती हो गई, प्रबल आकर्षण में वो बंध गई पुस्तकों के।
और देखते ही देखते जो छोटी सी अलमारी थी स्कूली किताबों के अलावा कई और किताबों से भी भर गई। वाह। तो बालक, चंदा मामा, सरस्वती आदि पत्रिकाओं के अलावा माँ के पूजा घर से सागर, प्रेम सागर, रामायण का छोटा संस्करण जिसको गुटका कहा जाता है, उसे एकांत में बैठकर पढ़ती थी। ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इनके मन में एक वो भक्ति का रस भी था, एक आध्यात्मिक उनके मन में आसक्ति भी थी आध्यात्म के प्रति। तभी उन्हें फकीरी भजन अच्छे लगते थे। फकीर लोग जो गाते थे वो वाकई बड़ी अनोखी चीज़ है। एक बच्चों को ये सब चीज़ें आकर्षित करें, पुस्तकें आकर्षित करें, बहुत बड़ी बात है। तो वो इसी तरह से चीज़ें पढ़ती थी और रामायण पढ़ना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। और एकांत में वो रमना सीख गई थी और शायद इसी का असर था कि उम्र के जब वो 25 बसंत पार कर चुकी तब उन्होंने जो लिखा वो ये था, क्या था? शून्य में भी कौन मुझसे बोलता है, मैं तुम्हारा हूँ, किसकी आंखें मुझको प्रतिपल झांकती हैं, जैसे कि चिरकाल से पहचानती हैं। कौन झंकृत करके मन के तार मुझसे बोलता है, मैं तुम्हारा हूँ। वाह, क्या बात है। इतनी गहरी सोच, इतना विचार गहरा होना वाकई 25 वर्ष की उम्र में मुश्किल है, लेकिन शायद बचपन से उनके में ये नींव पड़ी हुई थी। और 1961 में जब कॉलेज की छात्रा बनी, हिंदी प्रतिष्ठा की छात्रा होने के बाद कविवर पंत की रचनाएं इनका प्रिय विषय बनी और सुमित्रा नंदन पंत ने सरस्वती जी को अपनी मानस पुत्री मान लिया। और इनकी मुख्य रचनाओं की अगर बात करें तो नदी पुकारे सागर, एक थी तरु, कादम्बिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान और नैन्सी जैसी कुछ रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं। जी, तो इनकी रचनाएं कादम्बिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, इन सब में जो बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं उसमें छपती थी, क्योंकि इतनी इन सब में बहुत हल्की फुल्की रचनाएं नहीं आती हैं। तो कादम्बिनी में छपना अपने आप में बहुत सम्मान की बात है। और सरस्वती प्रसाद जी के शब्दों में अगर कहें तो आपने लिखा है, मैं वट वृक्ष हूँ, तुम नव अंकुर, यही मान जीती हूँ, तेरे हित में स्वर्ण पात्र का हलाहल पीती हूँ, तेरे हित मैं स्वर्ण पात्र का हलाहल पीती हूँ। कुछ सपने बाकी हैं अपने, जिन्हें है पूरा होना, इसके बाद ही इस पंथी को गहरी नींद है सोना। शब्द कर दिया। बिल्कुल। तो जब इतनी गहराई से किसी चीज़ को देखा जाता है और किसी चीज़ से ज़्यादा हमें लगता है आकांक्षा कहीं ना कहीं, जब हम प्रकृति से बहुत जुड़ते हैं तो अपने आप से जुड़ते हैं, और जब अपने आप से जुड़ते हैं तब कहीं बहुत ज़्यादा आयाम खुल जाते हैं और बहुत सारा विषय, और कहते हैं ना शब्दों में वो गहराई आ जाती है। जी बिल्कुल। रेणु जी, अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो अपने आप को कैसे खोजते हैं या अपने आप से कैसे जुड़ते हैं। कुछ लोग लेखनी से जुड़ते हैं, कुछ चित्रकारी करना पसंद करते हैं अपने अंदर की जो बात है उसको कहने के लिए, और कुछ सिर्फ संगीत सुनते हैं। हाँ, अभिव्यक्ति के माध्यम अलग हो सकते हैं, लेकिन बात जो है फिर वही कि खुद से जुड़ना चाहिए। और खुद से जुड़ने से पहले यह है कि अगर आप प्रकृति से जुड़ेंगे, क्योंकि हम सृष्टि की एक इकाई हैं, अगर हम सृष्टि की जो भी रचनाएं हैं अगर उनको बहुत उसके प्रति संवेदनशील है और उसको समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं और हमारी क्या जिम्मेदारी है, तो हम समझ जाएंगे। माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे जैसे तुमने कहा कि ब्रश हो, रंग हो, संगीत की कोई विधा हो, या लेखनी हो, या फिर ये गायना हो। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। देखी सावली सूरत ये नैना जुड़ाए, देखी सावली सूरत तेरी छब दे
भाई ऐसा होता है कि जब कोई आता है तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है है ना। अब ये तो उस पर निर्भर करता है कि कौन आया। हाँ, कौन आया या किसका इंतजार हम कर रहे थे। हाँ, लेकिन जो जिसके में प्रतिक्रिया हो रही है उस पर भी तो निर्भर करता है कि हम कितने तैयार थे उसके आने पर। उसके लिए कभी कभी तो ऐसा होता है ना रेणु जी कि अनजाने और मतलब अचानक ही कोई मेहमान आ जाता है और फिर घर में एकदम से तहलका मच जाता है कि ओ अब क्या करें, अब क्या करें। मतलब किस तरीके का। अब भाई अचानक से कोई ऐसा मेहमान आ गया जिसे हम नहीं सोच रहे थे कि ये आएंगे। घर तितर बितर है। मेहमान का देखो मतलब ही यही होता, अतिथि मतलब जिनकी तिथि निश्चित ना हो। हाँ, ये बात भी सही है। तो भाई होता है और उसका अपना मजा होता है, उसके अपने हाव भाव होते हैं, उस पर कभी विस्तार से चर्चा करना बड़ा जरूरी है। बहुत अच्छा विषय है ये, है ना। तो लेकिन फिलहाल हम नृत्य देखते हैं जिस तरीके का, जब कोई आता है बिना बताए तो घर में हाहाकार नहीं मचता। कभी कभी सब लोग अलग अलग तरीके के नृत्य करने लगते हैं। सबकी अलग अलग मुद्राएं होती हैं। कोई बहुत खुश होता है, कोई एकदम घबरा जाता है, कोई छुप जाता, कहता है हमें मत बुलाना ही मत, कह देना मैं नहीं हूँ घर पे। मतलब कभी कभी ये भी होता है। तो सब तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं असम का सत्रिया नृत्य। राज्य की ये जीवंत परंपरा है। भारत देश के 8 प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्यों में से ये एक है और असम राज्य के बाहर और साथ ही भारतीय मुख्य भूमि के बाहर भी ये जो नृत्य की कला है ये काफी प्रशंसनीय रही है। जाहिर है शास्त्रीय नृत्य हमारे सभी जो कि शास्त्र के अनुरूप है, तो कहीं ना कहीं उसमें सब चीज़ बहुत कहना चाहिए सटीक होती है जी। और उनका व्याकरण अपना एक होता है। तो जाहिर है ऐसी शास्त्रीय चीज़ें तो अच्छी होंगी और इसकी सराहना होती है बहुत ज़्यादा सब जगह। नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है और 2000 में इस नृत्य को भारत के जो 8 नृत्य की बात कर रही हो उसमें 2000 में ही इसे शामिल किया गया। और जबकि इसकी शुरुआत 15वीं सदी के 70 में वैष्णवों के बीच इसका जन्म हो गया था, लेकिन 2000 में इसको कहना चाहिए कि एक तरह से एक सम्मानित स्थान मिला या यूं कहे पहचान मिली। और ये जो नृत्य है ये मुख्यतः भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। कभी कभी इसमें राम सीता के कहानियां भी होती हैं। ये जो नृत्य है सत्रीय नृत्य जप कथा और संवाद और साथ ही साथ हाव भाव इन सब का समन्वय है। अच्छा। 15वीं जो सदी थी भक्ति काल के जो संत थे और समाज सुधारक शंकर देव, इनके द्वारा प्रचारित वैष्णव और उनके जो शिष्य थे माधव देव, उन्होंने मठों में जब अंकीय नाट्य की प्रस्तुति की तो सह प्रदर्शन हेतु सत्रीय नृत्य की उसको विकसित किया गया। और अगर हम ये बता दें कि समाज सुधारक शंकर देव जी का जो काल था, समय था, वो 1449 से लेके 1586 तक था। तो ये इस समय की बात है जब इसको कहना चाहिए कि एक पहचान मिली या उसमें कुछ उसको जोड़ा गया उससे और एक समाज में उसको एक स्थापित किया गया। हाँ, इसको स्थापित किया गया और अभी भी आज भी वैष्णव मठ में ये जीवित है और वहाँ पर इसको अभी भी दिखाया जाता है, किया जाता है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इसमें जप कथा नृत्य और संवाद सब चीजें समन्वित रूप से हैं इसमें। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य हाथ के इशारे की विकसित भाषा, कदमों के प्रयोग, साथ ही साथ गति और अभिव्यक्ति, इन सब पर इसका प्रदर्शन आधारित होता है। यानी हाथ के इशारे की अगर हम बात करें तो मुद्राएं जो होती हैं अलग अलग उनकी, और उसके बाद पद चाप या यूं कहें कि पद संचालन, और उसके साथ साथ हाव भाव कहना चाहिए। नृत्य में जो अभिनय होता है, आंखों का संचालन होता है, होंठ का होता है और गर्दन आदि का होता है, उन सबको मिला जुलाकर उसका ये प्रदर्शन किया जाता है। और एक तरह से जो भी कहना चाहते हैं नृत्य करने वाले जिस भी तरह से, और उसके साथ साथ संगीत अगर हो तो जाहिर है कि सारी बातें संप्रेषित हो जाती हैं। बिल्कुल। पहले ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था जो प्रस्तुति होती थी, लेकिन अब स्त्रियों द्वारा भी किया जाता है और इस नृत्य को वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। जैसा कि आपने बताया, मुख्य गायक गाते हुए अभिनय करता है और साथ ही साथ कहानियां भी सुनाता है, जबकि उनके साथ जो सह नर्तक होते हैं या नर्तकियां होती हैं, उनका जो छोटा समूह होता है वो झांझ बजाते हुए नृत्य करता है। ये भक्ति पर आधारित है। जैसे कि मठों में होता है तो जाहिर है कि झांझ बजता है, क्योंकि एक भक्ति रस की धारा जब प्रवाहित होती है तो उसमें झांझ का अपना एक अलग महत्व है उस संगीत का। और आज सत्रिया नृत्य केवल पौराणिक विषयों तक सीमित नहीं
नहीं है। पहले ये सिर्फ वहीं तक था, अब दोनों पुरुषों और महिलाओं द्वारा मंच पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। और 20वीं शताब्दी में जब ये मठीय कला इसके कलाकारों द्वारा मठ से बाहर फैली, तब सतरिया नृत्य भी आधुनिक रंगमंच के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा, यानी इसकी प्रस्तुति भी अब खुले मंचों पर होने लगी है। जी। तो मतलब अब मंच की बात आ गई तो तुमने कहा कि हम गाना सुना दें। मौका मिला और आकांक्षा ने कहा चलो गाना सुना देते हैं। गाना सुनने के बाद फिर क्या बात करेंगे? आपको थोड़ा समय लगेगा वापस आने में। नहीं, क्यों, हम बात करेंगे ना। पर्यावास दिवस है, फिर उसके बाद आप सब हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं नाक क्या चीज है और कितनी कितनी इससे जुड़ी हुई कहावतें हैं और कैसे हमारी नाक कट जाती है। फिलहाल गीत सुन लेते हैं। सुनते हैं। शाम सवरे आन मिलो शाम सवरे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो शाम सवरे आन मिलो। वृंदावन के गलियन में तुम बिन जियरा न लागे, ओ जियारा न लगे। जिस दिन तुमरे बाट निहारे व्याकुल नैन भागे, ओ व्याकुल नैन भागे। अब ही ऐसी दशा है मन की का हुई है फिर आगे रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो शाम सवरे आन मिलो। आज न काहे जमुना तीरे मुरली मधुर बजाई, ओ मुरली मधुर बजाई। आज न काहे सखियन के संग हिल मिल रास रचाई, ओ हिल मिल रात रचाई। हमरा आंगन छोड़ के तो है कौन नगरिया भाई रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो शाम सवरे आन मिलो। अज हो जो ना भेजे मोहन तने कोई खबरिया, आज हो जो ना भेजे मोहन तने कोई खबरिया, तेने कोई खबरिया। होते हैं एक ब्रिज के बाला रो रो कर बाबरिया, रो कर बावरिया। धीर बंधा जा मुख दिखला जा नटनागर सांवरिया रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो शाम सवरे आन मिलो। रेणु जी, खोई खोई आन मिलो मतलब क्या है क्या चाहती हो? चाहते कुछ नहीं है, ये जो गीत था। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि तुम चाहो। अच्छा, नहीं, ये गीत जो था पहले पूरा इसका विवरण बताइए। बता रहे हैं, ये देवदास फिल्म का गीत था। गीता दत्त और मन्नाडे के स्वर थे, साहिर लुधियानवी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत। और इस तरह से गीत संगीत की जब महफिल सजती है तो सही बात है, कहीं कहीं तो आदमी खोई खोई चाहता ही है, लेकिन खोना नहीं है, क्योंकि वापस आना है। और सिर्फ हमें वापस नहीं आना है, बल्कि सबको रहने का ठिकाना मिले। सब लोग अगर वापस आए, कहीं गए हैं, तो उन्हें फिर से आवास की पूरी सुविधा मिले, इस बात का भी ध्यान रखना है ना।
आज है विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे। और ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सोमवार को। जी, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 1985 में इस दिवस को मनाने की घोषणा हुई थी। हर साल रेणु जी एक अलग थीम होती है जी, और उस थीम के अनुसार बेहतरी के लिए निर्णय लिए जाते हैं। और साल 2021 की जो थीम है वो है कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी वातावरण। तो बड़ा मतलब कहना चाहिए इतना विशाल विषय है और बड़ा जिम्मेदारी वाला विषय है। जी, जब हम जैसे ये पर्यावास जो शब्द है या हैबिटेट शब्द है इसकी बात करते हैं तो जैसे हम एक जो आम आदमी है वो यही सोचता है हैबिटेट मतलब वो जहाँ रहता है उसके रहने का ठिकाना और उसके आसपास का परिसर। जी, लेकिन जब हम वैश्विक तौर पे पर्यावास की बात करते हैं तो मनुष्यों के साथ साथ जो पशुओं का जो पर्यावास है, जो नेचुरल उसमें जिसमें रहते हैं वो भी तो एक तरह से उनका घर ही है। बिल्कुल है, घर ही है एक तरह से। क्या ये उनका घर है? तो जैसे कि जैसे तुमने कहा ना कि हम अपने बारे में सोचते हैं, तो हमें सबने कहा है कि जैसा भी आप खुद के लिए व्यवहार चाहते हैं वैसा ही दूसरे के साथ करें। तो जाहिर है कि अगर आप अपने घर की व्यवस्था के बारे में जितने चिंतित हैं उतने ही अगर आप दूसरे के बारे में होने लगेंगे तो कितनी अच्छी खूबसूरत दुनिया होगी। तो ये जो पर्यावास दिवस मनाने की बात है ये खास तौर से इसीलिए है कि हम उनके प्रति सजग हों, सतर्क हों और थोड़ा सा ध्यान रखें कि संवेदनशील भी हो जाए। और सिर्फ पहले तो मनुष्यों के लिए ही हो जाए, क्योंकि हम 4-4 मकान 8-8 मकान कर ले रहे हैं और कहीं नहीं सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को भी मिलना मुश्किल है। क्योंकि वैसे भी जब हम ज्यादा चीजों को लेते हैं, एकत्र करते हैं, जब मांग बढ़ती है तो चीजों के भाव बढ़ते हैं जी। और इसलिए फिर सामान्य जन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो मौजूदा जो समय चल रहा है जो महामारी का, इस दौरान ये जो पर्यावास की बात है यानी एक घर होना कितना जरूरी है ये हमें पता चला जब हमने अभी कोरोना काल में देखा कि सुरक्षित रहने के लिए, संक्रमण से मुक्त रहने के लिए एक ही कमरा हो लेकिन होना चाहिए साफ सुथरा। तो ये समझ में आया कि आवास की क्या अहमियत है और पर्यावास की क्या अहमियत है। यानी कि बहुत अच्छी तरीके से प्राकृतिक रूप से शुद्ध आपको हवा, पानी, सब चीजें मिलती रहें और तभी आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। ये जो महामारी का जो समय चला था जब उसमें ये बात कही गई ना रेणु जी कि आप अपने घर में रहिए, घर में बने रहिए, सुरक्षित रहिए, तो जिनके पास घर था उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन उनके लिए जब इतनी दिक्कत थी है ना, तो जिनके पास नहीं था उनके लिए तो जीना बिल्कुल असंभव सा ही। बिल्कुल सही बात है। तो और कई लोग ऐसे भी थे कि जो ये व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे थे कि किराए पर ही घर मिल जाए। तो ये जो कहीं ना कहीं एक तरह से ये जो समस्या है ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल बड़ी समस्या है और इसके लिए हमें बार बार सोचना होगा। ये दिवस बार बार इसीलिए ये सब आते हैं कहने के लिए, सोचेंगे कि पर्यावास की क्या ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। पंछियों के लिए क्या हमने सोचा जब पेड़ काटते हैं कि वो कहाँ अपने घोंसले बनाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये कि जहाँ अगर आपके आसपास कहीं पेड़ है तो वहाँ पर घोंसले के लिए कोई चीज़ रखिए। बल्कि ये जो बड़े बड़े फ़ोन आदि के लिए जो टावर लग रहे हैं कहीं ना कहीं वो तकलीफ दे रहे हैं, उनसे उनका बहुत सारी चीज़ें उनकी प्रभावित हो रही हैं, प्रजनन उनकी शक्ति कम हो रही है, अंडों में से बच्चे नहीं निकल रहे हैं, वहीं समाप्त हो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, रेडिएशन का जो असर है वो उनके जीवन पर पड़ रहा है। घर उनको मुहैया कराना, एक अच्छा सा वातावरण देना, जैसे हम अपने लिए चाहते हैं कि हमारा घर हो, साफ सुथरा हो, आसपास हरियाली हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, तो वैसे जैसे पशु पक्षी चाहते हैं वैसा ही अगर उनके लिए भी हो जाए तो कितना अच्छा हो। बहुत है ना, दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। और ये जो घर होता है ना रेणु जी, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ दिन भर का थका हारा, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, जब वो घर लौटता है तो एक सुकून मिलता है उसे। जी हाँ, ये तो तुमने कहा कि थका हारा, लेकिन क्या कभी तुमने देखा है कि बहुत छोटा गोद का बच्चा जो कि बोल भी नहीं पाता, देखा है हमने कि जब बच्चों को जो मतलब बिल्कुल नहीं बोल पाते, गोद में हैं, कपड़ों में लिपटे हुए हैं, माँ की गोद में गए, बाहर पूरे दिन घूमा और उसके बाद वो घर आ गए। और जिसके कभी जैसे हो सकता है केवल बाजार में घूमे हों या कभी कभी किसी घर गए हों, लेकिन जैसे ही वो घर आते हैं वो एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हैं, हाथ पैर ऐसे खोलते हैं और फिर बिल्कुल एकदम जैसे लगता है कि उन्हें भी पता चल गया कि वो घर में आ गए, उन्मुक्त हो जाते हैं। हाँ। एकदम स्वच्छ, मतलब लगता है कि उन्होंने राहत के साथ
बिल्कुल पता चल जाता है कि उन्हें भी कि वो अपने घर आ गए हैं। तो घर ऐसा होता है जहां पहुंचते ही आपके अपने हाथ पैर खुद ब खुद खुल जाते हैं, आप एकदम अंदर से खुश हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल सही बात। तो मतलब घर पहुंच गए तो गाना भी सुन लें। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। जो चांदनी नहीं तो क्या, ये रोशनी है प्यार की। दिलों के फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। यहाँ महक वफा की, मोहब्बतों का रंग है। ये घर तुम्हारा ख्वाब है, ये घर मेरी उमंग है। न आरज़ू पे कैद है, न हौसले पे ज़ंग है, हमारे हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी
ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। यानी कि हमारा घर होता है हसीन सा तो हमारी नाक भी ऊंची हो जाती है है ना? नाक की बातें ना की जाए, की क्यों नहीं जा क्यों की क्यों ना जाए। अब हमारे जो श्रोता हैं क्या लिख कर भेजा कितनी बातें उन्होंने? लिख कर भेजी हैं। नाक पर मक्खी न बैठने देना, नाक को चने चबाना, नाक कटना, नाक में दम करना। हम लोग क्या कहते हैं, नाक पर सुपारी फूटना। ओह, ये मैंने पहली बार सुना। हाँ, तो बहुत सारी कृपया आप चीजें बताएं। नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे पहले तो बहुत प्यारी प्यारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, खास तौर से ये दृश्य और श्रव्य रेडियो प्रसारण के शुभारंभ के अवसर पर समर्पित की हैं कुछ पंक्तियां, है ना? कहते हैं, तू लाली है सवेरे वाली, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा दिन रात वाली, भजनावली है भक्ति भाव वाली, वंदनवार के साथ रोज सुबह जगाने वाली, झोली है पुरानी यादों वाली, गीत भूले बिसरे रोज सुनाने वाली, वाह, हमराही है प्यार की सवेरे वाली, सदाबहार युगल गीत रोज सुनाने वाली, गूंज है भारत की विश्व भर में भारत की मिट्टी की खुशबू फैलाने वाली, खुशियां देती है सुरीली निराली, पल पल दिल के पास सुंदर गीतों वाली, थाली है 32 भोजन वाली, विविध विषयों पर कुछ बातें कुछ गीत सुनाने वाली। विविध भारती की रंगोली है सुरीली, मानो भोजन के बाद की पाचन गोली, करती है यादों का उजाला, विभिन्न फनकारों की यादों के धागों से पिरोती माला, मंच है सखी सहेली वाला, मधुर गीतों के साथ विविध विषय ज्ञान वृद्धि भंडार वाला, खिली हुई है शाम सिंदूरी गाड़ी है, नॉन स्टॉप फिल्मी गीतों वाली, संगीत सरिता है साजों रागों वाली, राग अनुराग से सुबह शाम स्नान कराने वाली, जयमाला है गीत पुष्प वाली, शौर्य गाथा है वीर सैनिकों के हौसले बढ़ाने वाली, हवा महल है हंसाने वाला, संगीत महल है छाया गीत, उद्घोषकों की पसंद वाला, क्या बात है। पहले थी पंचरंगी फिर बनी धड़कन सुरीली, अब बनी है सुरीली के साथ विजुअली, सालों से दुलारी विविध भारती है, बच्चे जवान बुजुर्ग सभी की है प्यारी, आवाज है मधुर सभी उद्घोषकों की, अंदाज प्रस्तुति सबकी न्यारी निराली, जब तक है दम हम में दम ना छोड़ेंगे विविध भारती का संग हम, आयुष्मान भव विविध भारती। बहुत सुंदर, बिल्कुल कहना चाहिए आह्लादित कर दिया आपकी इन पंक्तियों ने। साथी लोग इतना अच्छा लिखकर भेजते हैं कि हम बिल्कुल वैसे तो हम भी एक श्रोता ही हैं, आकांक्षा, ठीक है, हम इधर बैठे हैं, लेकिन आपकी तरह हम भी एक कलाकार हैं, जैसे आपकी प्रतिभागिता बहुत ज़रूरी होती है जब हम बैठते हैं यहाँ पर, और आपकी ये सब बातें जो है ना, कहते हैं हमारे उसमें एकदम नई ऊर्जा का संचार कर देती है ना। बिल्कुल सही बात कही रेणु जी आपने। जब हम इनको इनके कहे ये जो संदेश हैं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि ओह, कभी कभी ये भी हमें बात सिखा जाते हैं। बिल्कुल, हर वक्त सिखाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आप देखो 2 अक्टूबर की जो बात है उस पर बहुत अच्छा इन्होंने लिखकर भेजा है कुछ, है ना? सुनाते? हाँ हाँ बिल्कुल। अखिल विश्व में सब फैला दो सरगम के संदेश को, साफ स्वच्छ मिलकर रखेंगे हम अपने परिवेश को, वाह, नहीं गंदगी होने देंगे नगर में एक निमेष को, प्लास्टिक के प्रदूषण से हम मुक्त करेंगे देश को, साफ स्वच्छ हो नगर हमारा, हम संकल्प उठाएंगे, सर्व स्वच्छता अभियान से नगरी स्वस्थ बनाएंगे, कूड़ा करकट जहां दिखेगा फौरन उसे हटाएंगे, सरगम सब संकल्पित होकर पर्यावरण बचाएंगे। बहुत सुंदर लिखकर भेजा है। और इस तरीके की जो बातें हैं, सिर्फ अब हमें लगता है समय ऐसा है कि हमें सिर्फ कहना नहीं है बल्कि करने का समय है ना। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और कुछ भी करना हो तो अपनी नाक को थोड़ा सा किनारे कर देना चाहिए है ना। कभी कभी ये जो नाक का सवाल रहता है रेणु जी, ये बनते बनते काम भी बिगाड़ देता है। जी हाँ, क्योंकि हमारी नाक ऊंची हो जाती है और फिर हमें लगता है हाँ फलाना काम हम नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है भैया इनकी नाक बहुत ऊंची है ना। और बताइए। नहीं तुम बताओ। नाक पर हमेशा गुस्सा क्यों बैठा रहता है?
हमें लगता है वो बस ऐसे दिमाग से उतरता है और ये जो सरक जाता है और ये नाक की जो नोक है वहां रुक जाता है, क्योंकि गुस्से को लगता है कहीं वो गिर न जाए आगे। और उसको नाक संभालती रहती है, संभालती रहती है, संभालती रहती है। तो भाई गुस्सा जो है ना, कोई भी ऐसी चीज जो आपके भावनाओं पर असर कर रही है, आपकी भावनाओं पर ताला लगा रही है, यानी जकड़ रही है, उसको गिर जाने दीजिए, ज्यादा अच्छा है हमें लगता है ना। हाँ। तो बेहतर है कि उसको नाक की जो, ये इसीलिए भगवान ने बनाया ही है ऐसे सरकती हुई सी स्लाइडर जैसा ना, तो यहाँ से गुस्से को लगता है कहीं गिर ना जाए, तो बस वहीं रुक जाता है। तो भाई ऐसा मत करिए। और ऐसे लोग जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है उनको कहते हैं भाई इनके नाक पर सुपारी फूटती रहती है तुरंत। तो हाँ। मतलब कठिन से कठिन बात हो वो गुस्सा दिखा लेते हैं। ओह, तो इसका मतलब ये है, जी। कठिन से कठिन बात हो और उस पे गुस्सा हमेशा दिखा दिखा सके, सोचो कितने सशक्त हैं वो। वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन बहुत कमजोर लोग ही गुस्सा दिखाते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। और उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है? वो कहते हैं ना कि उफ, फलाने आ रहे हैं नाक में दम करने। नाक में दम करने, उनके बारे में तुम क्या ख्याल बनाओगे? जो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि नाक में दम करने वाले, वो अपने बारे में सोचे। हाँ, ये बात भी सही है ना। एक बार आत्मचिंतन करिए कि कहीं आप किसी के नाक में दम तो नहीं करते हैं। आप किसी के घर जाते हैं या खुद अपने घर में कुछ ऐसा तो नहीं काम करते कि लोगों को परेशानी हो और ना को चने चबाने पड़े बाकी लोग को। हाँ बिल्कुल सही है। वैसे हमने अगर अपनी आज़ादी के लिए दुश्मनों के नाकों में चने चबवाया तो वो तो अच्छी बात थी, लेकिन वैसे घर में और सामान्य जीवन में इसको किसी को छोड़ दें। परेशान करने के लिए अगर ये किया तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और नाक पर मक्खी बैठने देगी नहीं। बोलो। वैसे नाक पर मक्खी ना बैठने देना ही अच्छा होता है। नाक पर मक्खी बैठने नहीं देते हैं। एक बात और है, वहीं पर यह भी कहा जाता है कि लोग दूसरे के काम में नाक बहुत अड़ाते हैं। अब भाई आपको कहीं जाना है, नहीं जाना है, लोग राय मशवरा देते रहते हैं और किस किस तरह से देते हैं ये हम बाद में बात करते हैं। और आप भी बताइए, हम गीत सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल, गीत सुन लेते हैं। इखलास
अपने दिन अपनी रातें, कौन हमें फिर रोकेगा, जी भर कर करना बातें। सायोनारा सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा, इथलाती और बल खाती, कल फिर आऊंगी सायोनारा, सायोनारा आने का वादा तो हम सब करते हैं, लेकिन उसके लिए जाना भी पड़ेगा। हाँ, और जाने से पहले नमस्कार या ये भी करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे और दिल से करेंगे, क्योंकि भाई इसमें हमारी कहीं भी नाक आड़े नहीं आती। और दूसरे के किसी भी काम में जो हमने बात की, तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी घर में कोई काम है या किसी को कहीं जाना है या कुछ भी होता है तो हम जरूर नाक अड़ाते हैं, अरे ये क्यों कर रही हो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, कहाँ जाना है, क्यों जाना है। हाँ, तो भाई आप अपने तक सीमित रहें, सबको आजादी दें, सबको सांस लेने का मौका दें, बिल्कुल। और रहने सहने के साथ साथ सोचने का भी मौका दें। और चलने से पहले हम शुभकामनाएं दें। जी हाँ, बिल्कुल। कि ये आज का जो सखी सहेली कार्यक्रम पहला दृश्य रेडियो पर आपने देखा सुना, आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। तो इस पहले दृश्य सखी सहेली कार्यक्रम की सभी को शुभकामनाएं और बधाइयां। रेणु जी हाँ, आपको भी बिल्कुल बधाई हो। और इसके साथ हम कार्यक्रम समाप्त करना चाहते हैं, आज का ये विराम देते हैं, तो हमारा स्वीकार कीजिए, मतलब देने की इजाजत दीजिए हमें। और इसके साथ साथ रेणु चतुर्वेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।